हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हुए सबसे पहले इसके फाइनेंशियल, इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल्स को समझेंगे और ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। ये अकेला ही 11.21% की वेटेज रखता है निफ्टी 50 स्टॉक की लिस्ट के अंदर। ये आप देख सकते हैं ट्रेडिंग फ्यूल की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50 स्टॉक की लिस्ट और एचडीएफसी जो वेटेज रखता है वो 11.21%, जो कि इसको इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना देती है। इन चीज़ों को समझते हुए हमें यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो करेंटली है वो लगभग $2000 है, जबकि वर्ल्ड की जो पर कैपिटा इनकम है वो $17,000 है। ये चीज़ आप देख पाएंगे यहाँ पे जो वर्ल्ड की पर कैपिटा इनकम है $17,535। और इस चीज़ को एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। सो मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, मैं सर्च करता हूँ इंडिया। सो इंडिया स्टैंड करता है 22nd पोजीशन के ऊपर। तो इंडिया क्योंकि एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। अब जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है वो ग्रो ना करे। तो ग्रोथ के हिसाब से भी एचडीएफसी बैंक अच्छा एक बैंक नज़र आता है। अब चलिए इसके फाइनेंशियल्स को एक बार समझ लेते हैं। फाइनेंशियल्स को समझने के लिए फिर से स्क्रीन डॉट इन की वेबसाइट पे चले जाते हैं। स्टॉक का जो करंट पी है वो 20 का है। स्टॉक के पी को डिटेल में समझने के लिए एक बार मैं नीचे चला जाता हूँ। मैं स्टॉक पी रेशियो पे चेक करता हूँ। जो मैक्सिमम इसका जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मीडियन जो इसका पी आता है वो 27.6% है। तो आप देखेंगे कि जब जब वो 25-26 के आसपास इसका पी आता है तो हमेशा फिर से वो ऊपर जरूर जाता है। तो अभी पी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से। एक बार इसके पीएस के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। पीयर कंपैरिजन में देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये सबसे बड़ा बैंक है। देन सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो अगेन ये सेल्स में से भी अपने पीएस से टॉप पे आता है। आरओसी इसका थोड़ा सा कम है कोटक महिंद्रा बैंक से, बट दैट्स फाइन। आरओई की बात करें तो अगेन आरओई इसका बाकी बैंक के इस कंपैरिजन में टॉप पे आता है। डेट टू इक्विटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डेट टू इक्विटी बाकी सेक्टर्स में जितना कम हो उतना बेहतर। जीरो कब होता है तो बेस्ट होता है, पर बैंक के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक पैसा लेता है लोगों से और उस पैसे को लेने के बाद वो लैंड करता है, उसकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और जितनी उसकी लैंडिंग कैपेसिटी होगी जितना उतना ही ज़्यादा वो इंटरेस्ट कमा पाएगा। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो मैटर नहीं करता, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। आरओसी की बात करें तो यहाँ पे आरओसी बैंकिंग सेक्टर के केस में हमेशा कम ही होता है। अब एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हुए अगर देखा जाए तो इसका रिवेन्यू कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है। एक बार इसके नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप देखने को मिला, पर ये जो टाइम था ये कोरोना का टाइम था, यहाँ कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा। देन इसने रिकवर अच्छे खासा रिकवर किया एंड गोइंग फॉरवर्ड ये एक बार फिर से यहाँ पे इसने डिप देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आई। देन इसने फिर से रिकवरी दिखाई और जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट है मार्च 2022 के, यहाँ पे एक बार फिर से नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, बावजूद इसके कि इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। पर इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो रीजंस हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। एक बार इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर हर साल बढ़ के आया है और 20,000 से बढ़ते हुए 135,000 हो गया, जो लगभग 7 टाइम्स इसका रेवेन्यू बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। तो नेट प्रॉफिट भी 39,000 से बढ़ते हुए 38,000 करोड़ हो गया है, जो कि लगभग फिर से 10 टाइम्स हो गया है। सेल्स की बात करें तो 10 ईयर्स और 5 ईयर्स में जो सेल्स कंपाउंडेड सेल्स है वो 17 या 13% है, पर पिछले 3 साल और 12 महीने में ये थोड़ी सी इसमें गिरावट आई है और उसके पीछे रीजंस है, वो रीजंस भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है। CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 18, 5 ईयर्स में 13%, पर अगेन 3 ईयर्स एंड 1 ईयर में इसकी जो CAGR है वो कम हुई है। इसके भी रीजंस है, वो भी आगे चलते हुए हम समझेंगे। एंड अगेन दिस इज कंसिस्टेंट। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स इसके बढ़ते हुए 25,000 से बढ़ते हुए 209,000 हो चुके हैं, लगभग 8 टाइम्स हो चुके हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। तो यहाँ पे बोरोइंग्स वही लोगों का पैसा बैंक के अंदर जमा हो रहा है, जिससे उसकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट
लोन देकर के इंटरेस्ट कमा पा रहे हैं, यही इसका इनके बिजनेस का पार्ट है। तो बोरोइंग्स बढ़ना यहाँ पे अच्छा एक प्लस पॉइंट है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2019 के अंदर यहाँ पे कुछ माल खरीदा गया, पब्लिक के पास से निकल के वो DII के पास पहुँचा, एंड उसके बाद से एज सच कुछ मेजर चेंज शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न में मुझे नज़र आता नहीं है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब समझते हैं कि इसके सेल्स और इसके जो रिवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा उसके रीजंस क्या थे। तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें RBI ने बैन लगाया था HDFC की डिजिटल सर्विसेज और उसके क्रेडिट कार्ड जो नए कस्टमर्स को देने के लिए। और उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि वो जो HDFC बैंक है अपने सर्वर में टेक्निकल ग्लिचेस फेस कर रहा था, जिसकी वजह से कस्टमर्स को इश्यूज हो रहे थे, इसलिए RBI ने उसको बैन कर दिया। तो ये एक रीज़न है उनके सेल्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है। और जो दूसरा जो रीज़न उनकी प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, उसके जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जनवरी से लेकर मार्च 2022 के अंदर उन्होंने अपने 563 न्यू ब्रांचेस लॉन्च किए हैं, और हर एक ब्रांच को लॉन्च करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि लगभग 6 करोड़ ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है एक नई ब्रांच को सेटअप करने के लिए, जिससे कि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। पर अच्छी चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे बैन था वो RBI ने अपना बैन हटा दिया है, और दूसरी चीज़ जो इनकी जो नई ब्रांचेस हैं वो जब एक बार अप एंड रनिंग होंगी, जो वर्किंग स्टेट में आएंगी, तो वहाँ से जो कस्टमर एक्विजिशन होगा, उनका पैसा आएगा, वहाँ से रेवेन्यू सेल्स जनरेट होगी, वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी स्टॉक को, और स्टॉक का प्राइस आगे ही जाने वाला है। और यहाँ पे एक और न्यूज़ आई थी कि HDFC बैंक का जो है HDFC लिमिटेड का जो है मर्जर होने वाला है HDFC बैंक के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं HDFC लिमिटेड कितना स्टेक रखता है निफ्टी 50 की स्टॉक्स में। तो 7.23% का वेटेज रखता है, जो कि मर्ज हो जाएगा 11.21% के साथ। तो HDFC बैंक का जो अकेले का वेटेज हो जाएगा वो 18% से ज़्यादा हो जाएगा। अब इतने वेटेज के साथ जो HDFC जो कंपनी है उसका रिवेन्यू, उसकी सेल्स, उसके प्रॉफिट्स सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे HDFC बैंक के अंदर, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा HDFC बैंक को। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव मुझे नज़र आती हैं HDFC बैंक के अंदर। अब इसके एक बार टेक्निकल्स को देख लेते हैं। टेक्निकल्स इसके क्या कहते हैं। टेक्निकल्स को देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इसको 527 डेज से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से जो इसका एक्सपेंशन होगा न्यू ब्रांचेस के आने के साथ साथ, और HDFC बैंक के मर्ज होने के साथ साथ, और जो इसका बैन हटा है उसके मर्ज होने के साथ, तो ये तीनों चीज़ों को देखते हुए मुझे यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। अगर इसका करंट हाई की भी बात करें, तो करंट प्राइस से जो इसके हाई की बात करें, तो देखते हैं कितना हमें गेन नज़र आता है। करंट प्राइस से अभी लाइफ टाइम हाई तक की भी बात करें तो 25% का गेन तो यही नज़र आता है। पर ये 25% पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नई ब्रांचेस यहाँ लॉन्च हुए हैं, बैन हट गया है, HDFC का मर्जर होने वाला है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब जब इतने लंबे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक गया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पहले से मार्क किया हुआ है, तो जब जब एक बार यहाँ पे ये 470 डेज का लंबा कंसोलिडेशन था, तो यहाँ से जब निकलना शुरू हुआ तो अच्छा खासा इसने ऊपर एक रैली दिखाई। यहाँ पे कोरोना का टाइम था, उसको इग्नोर करती जाए तो ये यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँचा। एक बार फिर से पीछे की तरफ जाते हुए देखा जाए तो जब ये इस 449 डेज के कंसोलिडेशन में था, जब यहाँ से निकलना शुरू हुआ तो अगेन इसने एक अच्छी खासी रैली दिखाई। और पीछे जाते हुए देखा जाए तो जब 531 डेज का एक लंबा कंसोलिडेशन था, यहाँ से भी फिर इसने एक बार अच्छी खासी रैली दिखाई। तो जब जब ये एक लंबे कंसोलिडेशन में गया तब तब इसने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। तो ये लाइफ टाइम हाई तक तो जाएगा ही जाएगा, लाइफ टाइम हाई से भी ये बहुत ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर बहुत बुलिश हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर होने वाला था, तो इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक लगभग 20% ऊपर था। तो यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स गलती क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि यार न्यूज़ आ गई, अब ये स्टॉक भाग जाएगा। पर इतनी बड़ी कंपनी के अंदर 20% एक दिन के अंदर गेन आना, प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी।
प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक को नीचे लाया गया है फिर से। अब ये यहाँ पे नई एंट्री बनती है। यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा होगा वो उन्होंने मिस्टेक करी थी, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप उसको होल्ड करके रखें, आप लॉस में ना निकलें। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। इसकी आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये ग्रो ही किया है, ऊपर ही गया है, नीचे तो आया ही नहीं है। सी, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर किसी को फ्रेश इसमें पोजीशन बनानी है तो ये सही टाइम है, क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है, इसका जो RSI है वो भी लोअर साइड पे चल रहा है, और अपने स्टॉक अपने जो लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे भी आ गया है, और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो इसके सामने आई हैं। और एक और चीज़, स्टॉक के इतने लंबे कंसोलिडेशन में रहने का एक और रीज़न था, वो रीज़न था कि इसका जो 26 ईयर्स ओल्ड जो इनके जो मैनेज कर रहे थे CEO आदित्य पुरी, इन्होंने 2020 के लास्ट में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली थी, और एक नया मैनेजमेंट HDFC बैंक के अंदर आया था। तो इन्वेस्टर्स वरीड थे कि किस तरह से मार्केट या किस तरह से ये हैंडल कर पाएंगे HDFC बैंक को। पर अगर आप उसके रिजल्ट्स को देखें तो रिजल्ट्स पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट आया नहीं है, वो फर्दर ग्रो ही किए हैं। तो ये चीज़ भी पॉजिटिव है। अब यहाँ कंसोलिडेशन से जब एक बार ये ब्रेकआउट होकर निकलेगा, तो मुझे लगता है एक लंबी रैली मुझे यहाँ नज़र आती है। तो मैं यहाँ बायर हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पैसा लगाया हुआ है, और जैसे ही मेरी फंड की अवेलेबिलिटी होगी मैं इसमें और पैसा लगाने वाला हूँ। सो ये मेरी कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस, पूरी एनालिसिस के साथ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ इन्वेस्ट करेंगे। मेरे कहने से आप सिर्फ यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी मोटिवेटेड, बी इन्वेस्टेड, बाय बाय।